Hello students, today we will discuss about ICSE 2019 बोर्ड एग्ज़ाम पेपर। ऑलरेडी इसका 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं एंड आज उसका पार्ट 3 है। क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी रेडी है, तो चलते हैं, स्वागत करते हैं क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा जोश के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। पहला क्वेश्चन आज का इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी देयर आर 25 discs numbered 1 to 25. They are put in a closed box. Second, thoroughly a disc is drawn at random from the box. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्क ऑड नंबर होने की क्या होता है, बाकी आगे पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो पहला बोल रहा है अगर 1 से लेकर 25 तक डिस्क नंबरिंग हुआ है, एक बॉक्स के अंदर उसको मिक्स करके रखा गया है, उसी में से एक डिस्क हम उठाते हैं एंड वो डिस्क ऑड नंबर होने की चांसेस कितना होता है। अगर 1 से लेकर 25 तक नंबरिंग हुआ है तो पहली बात आता है जो ऑड नंबर्स होगा 1 एंड 25 तक वो हो जाता है हमारा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। ठीक, अगर हम उसी बॉक्स के अंदर हाथ डाल के एक उठाते हैं तो इन नंबर में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज कितना होगा, कंटिन्यूसली गिनती कर लो ये सब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मतलब हमारे पास 13 ऑड नंबर आने की चांसेस है, whereas द टोटल नंबर ऑफ डिस्क इज 25। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 13 आउट ऑफ 25। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। अगर हम फिर से और एक नंबर उठाते हैं एंड वो जो नंबर होगा 2 एंड 3 दो नंबर से डिविजिबल होने की चांसेस क्या होता है। अगर मैं लिखूं तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 2 में भी डिविजिबल होगा, 3 में भी होगा। तो सबसे पहला नंबर आता है उसी लिस्ट में 6, फिर आएगा 12, फिर आएगा 18, फिर आएगा 24, फिर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तो 25 तक है हमारे पास। तो अगर हम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे तो ये 4 ऑप्शंस बनता है। क्लियर, अगर ये 4 ऑप्शन बनता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 मतलब बाय 6 होने की चांसेस है 4 नंबर। एंड इसका जो प्रोबेबिलिटी बनेगा तो ये इवेंट लिख लेते हैं E2 4/25। क्लियर, अगर इस इवेंट को मैं E2 मानूंगा तो इस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट इज इक्वल्स टू 4/25। क्लियर, अब ए नंबर लेस दैन 16 से लेस कितने नंबर्स होगा, 15 नंबर होगा। तो ये सिंपल है, सीधा इसको E3 कर लेता हूँ, दैट इज़ 15/25। क्यों, क्योंकि 16 से छोटा सिर्फ 1 से लेकर 15 तक ही जाएगा, मतलब 15 नंबर्स होगा। क्लियर, अब बी बीट में एक बैंकिंग का क्वेश्चन है। तो बैंकिंग के लिए कौन जाता है, रेखा जाता है। वो बोल रहा है रेखा ने ओपन किया एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट 20 महीने के लिए, मतलब यहाँ पे एन हो जाता है हमारा 20 मंथ्स। जितना क्वेश्चन पढ़ोगी उतनी ही डाटा कॉपी में मेंटेन करते रहना या फिर मेंशन करते रहना, दैट टू क्वेश्चन फिनिश, और डाटा भी यहाँ पे आ जाएगा और आराम से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, फिर से लिख लेते हैं, आर हमारा 9% है। अच्छा, अब रेखा रिसीव्स 441 एज इंटरेस्ट, फिर से लिख लो,
इंटरेस्ट है 441 एंड फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ। मतलब पूछ रहा है कि रेखा ने हर महीने कितने डिपॉजिट किया। हमें कैसे पता चलेगा? हमने तो डिपॉजिट नहीं किया है, रेखा ने किया है, रेखा को पता चलेगा। ठीक, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम अगर फार्मूला लगा देंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि रेखा ने कितने डिपॉजिट किया है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमें पता है जो इंटरेस्ट मिलता है किसी को भी, वो रेखा हो, मीना हो, मीरा हो, कोई भी हो, तो इंटरेस्ट कहता है, कैसे देता है इंटरेस्ट? P इंटू P होल इंटू n प्लस 1। ओके, P होल इंटू n प्लस 1 इंटू R, या फिर हम कह सकते हैं इंटू R बाय नीचे 2 इंटू 12। ये जो परसेंट है उसके लिए एक 100 लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? 100 लगेगा। ये परसेंटेज है, इसके लिए 100 लगेगा। तो ये होता है फार्मूला सबके लिए, रेखा के लिए, हमारे लिए भी। ओके, एंड यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है 441, लगा दो 441। ठीक, अब P कितना है? P हमें फाइंड आउट करना है। P को P रख लो, X भी लिख सकते हो, Y लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट मैं P को P ही रख रहा हूँ। N कितना? 20 है। n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। R कितना? 9 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। ओके, अब कैंसिल कर लेंगे, जो बचेगा वही हो जाएगा हमारे लिए P, क्योंकि सिर्फ एक ही यहाँ पे अननोन वैल्यू है एंड बाकी सारे नोन वैल्यूज है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं कैंसिल। अब 2 इंटू 12, एक काम करते हैं, एक ज़ीरो हटा दिया। ठीक है, अब ये 2 को हटा दिया एंड बाकी कितना बच रहा है? 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब नहीं कटने वाला है, अब कटेगा क्या? नहीं कटने वाला है, नहीं कट जाएगा, नहीं कटने वाला है। ठीक है, 441 इंटू ये जो 4 इंटू 10 है, इस तरफ ले आता हूँ। क्लियर? इक्वल्स टू 21 इंटू 3, ये जो इंटू हुआ है अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? ये न्यूमरेटर में था, डिवाइड हो जाएगा 20 इंटू 3। क्लियर? अब ये हो जाएगा हमारे लिए P। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 हो गया, 3 7 जा 21। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख लेता हूँ, P इक्वल्स टू 7 4 जा 28 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 280। ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से कैंसिल किया। आप इसको और 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली अगर करना है तो सीधा 4 इंटू 10 ऊपर ले आओ, क्योंकि डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर की तरफ आ जाएंगे। ये दोनों न्यूमरेटर में था, डिवाइड होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे एंड सिंपली हमारा आंसर 280 क्या होगा? निकल के आ जाएगा एंड उसके लिए हमें 3 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा बी का आंसर। अब चलते हैं सी के पास। सी के लिए थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए, तो थोड़ा साफ सफाई कर लेंगे फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर करना था, बट ये बोर्ड को हमने ग्राफ की तरफ सजा दिया, बट कंसेप्ट ये यहाँ पे हम सिर्फ समझने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 cm इक्वल टू 1 यूनिट लेना है, जो ग्राफ पेपर होगा उसी में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में क्या लेना है? 1 cm इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड उसी को यहाँ पे मेंशन भी कर देना। 1 cm इक्वल्स टू 1 यूनिट किसके लिए? एक्स वाई एक्सिस दोनों के लिए। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे प्लॉट करना है। पॉइंट है 0 5, B30 C10 T1-5। चलते हैं प्लॉट करते हैं। A05 मतलब x0 y5 कौन सा होगा? ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। 05 x0 y5। क्या नाम है इसका?
क्या नाम है, ए है, ठीक है, ए है 0.5, बी है 30, x3 y0 इस पॉइंट का है, बी 30, सी है 10, सी है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 10, डी है 1-5, x1 y-5, ये पॉइंट। क्लियर। अब क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है बी सी डी ऑन वाई एक्सिस एंड उसका नाम भी देना है एंड उसका वैल्यू भी लिखेंगे। तो बी पॉइंट कौन सा है, ये बी पॉइंट है। अगर ये वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेगा ये हो जाएगा बी डैश। मैं सीधा कर रहा हूँ यहाँ पे, बी अगर वाई एक्सिस हमारा ये होता है, इस एक्सिस से अगर रिफ्लेक्ट करता है तो ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा हमारा बी डैश, जिसका वैल्यू है -30। क्लियर, ठीक। अब सी को फिर से रिफ्लेक्ट करेंगे वाई एक्सिस से, सी है 10, ये हो जाएगा ये पॉइंट विच इज सी डैश -10। डी को भी रिफ्लेक्ट करेंगे वाई एक्सिस से, अगर डी रिफ्लेक्ट हो रहा है, डी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये अगर वाई एक्सिस से तो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ मतलब यहाँ आ जाएगा, जो हो जाएगा कितना डी डैश विच इज इक्वल टू -1 -5। और एक चीज़ बता दूँ, जब भी कोई वैल्यू वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट होता है, वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट होता है, तो इन दैट केस उसका सिर्फ क्या होता है, एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है वो चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे 10 था -10 हुआ, 30 था -30 हुआ, 1-5 था -1 -5 हुआ, मतलब सबका वाई एक्सिस सेम है बट सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज हुआ है जब हम वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अब सबका पॉइंट भी लिख लिया। अब बोल रहा है कि ज्वाइन कर लो ए बी सी डैश डी, डी डैश सी डबल डैश बी डैश ए। ज्वाइन करते हैं, कलर चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। ए बी सी डैश, ए कहाँ पे है, ए कहाँ पे है, यहाँ पे ए है, बी कहाँ पे, यहाँ पे। ज्वाइन कर लो, ए के साथ बी को कर लिया। अब सी, सी कहाँ पे है, यहाँ पे है सी। अच्छा, फिर डी, नीचे की तरफ आ जाओ सीधा। अब डी डैश, एक्सक्यूज मी, सी डबल डैश, सॉरी सी डैश है, सी डैश कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, फिर बी डैश, ये आ गया, फिर ए की तरफ चलो। अच्छा, अब ये पिक्चर का नाम बता दो, क्या नाम दें इस, मतलब पिक्चर का, प्यार का नहीं, पिक्चर का। ठीक है, तो इस पिक्चर का नाम है एरो हेड बोल सकते हैं। ओके, तो जिस एरो की तरफ दिख रहा है ये होता है हमारे लिए एक एरो हेड। बस इतना ही था क्वेश्चन, एंड आराम से उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे तो ये प्यारा सा एरो हेड हमारी ग्राफ पेपर में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है। पहला क्वेश्चन सिमिलैरिटी के ऊपर है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल जो दिख रहा है ये दोनों को क्या करेंगे, हम सिमिलर करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है एरिया निकालना है, किसका एरिया, पी क्यू आर का एरिया। एंड यहाँ पे एक ये ट्रायंगल हटाने के बाद अगर इसको मैं छुपा दूँ, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल भी बन जाता है, एस आर क्यू टी, इसका एरिया एंड ये पूरा ट्रायंगल का एरिया का रेशियो। क्लियर, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, जो भी क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक, तो सीधा हम सॉल्व करेंगे, डाटा ऑलरेडी सामने है। एंड तो पहला बोल रहा है पी क्यू आर एंड पी एस टी को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिमिलैरिटी क्या करेंगे, हम बीट नंबर पहले लिख देंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन ब्लैक कलर का, आंसर ब्लू कलर का करेंगे। ठीक है,
अब ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एस टी, ये छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एस टी। तो दोनों में कौन सी एंगल कॉमन है? ये पी कॉमन है, हाँ या नहीं? पहली बात दिख रहा है, तो लिख लूँ मैं पी एस टी का एस पी टी जो है, या फिर P इक्वल्स टू पी कर लो, कोई इशू नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों का नाम P में ही चल जाएगा, ठीक है। पी क्यू आर में भी P आता है, पी एस टी में भी P आता है। अब यहाँ पे एक 90 डिग्री है S पॉइंट पे, यहाँ पे एक 90 डिग्री है, इसका नाम अच्छी तरह से लिखेंगे क्या? पी एस टी, पहले पी क्यू आर लिखा है ना मैंने, पी क्यू आर, तो फिर पी क्यू आर का लिखते हैं। पी क्यू आर का ये होता है पी क्यू आर बड़े वाला, अब छोटा सा पी एस टी। ध्यान रखना, पहले यहाँ पे अगर पी क्यू आर लिखे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में पी क्यू आर का डाटा लिखना, अगर सेकंड में पी एस टी है तो राइट में पी एस टी लिखना। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है दोनों। अब अगर दो एंगल इक्वल हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड भी इक्वल हो जाएगा, उसके लिए प्रूफ करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस टी, एंगल 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 सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एरिया ऑफ पी क्यू आर इज टू एरिया ऑफ एस आर क्यू टी। तो एरिया के पास जाने के मतलब जाने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो सिमिलैरिटी हमने प्रूव कर लिया उसका जो प्रॉपर्टीज़ होगा उसी को थोड़ा लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं दोनों का जो साइड्स होता है, ओके, कैसे? जैसे कि पी क्यू आर का मैं बोल दूँ पी क्यू, कैसे? पी क्यू आर का जो पी क्यू होगा एंड पी एस टी का जो पी एस होगा, ये दोनों का जो रेशियो होगा पी क्यू बाय पी एस इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू आर बाय एस टी इक्वल्स टू पी आर बाय पी टी। ये तीनों रेशियो हमें मिलेगा, जो मतलब तीनों रेशियोज़ का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। फिर से यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखना ये ऑर्डर में होना चाहिए। पी पॉइंट पी के ऊपर आएगा, क्यू पॉइंट आस के मतलब एस के बराबर होता है, आर टी के बराबर होता है, ठीक है। ये तीनों एंगल प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, तब जाके हम लिख सकते हैं पी क्यू पी एस के बराबर, क्यू आर मतलब सेकंड थर्ड एस टी, पी आर पी टी, तीनों को ऐसे सजा कर लिख लेना। अब सेकंड प्रॉपर्टी कहता है अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी इक्वल्स टू, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है इनमें से हर एक साइड का स्क्वायर के बराबर होगा। ये सबकी वैल्यू एक है, तो मैं यहाँ पे हमारा जो साइड गिवन है, कौन सा साइड, पी क्यू एंड पी एस गिवन है, मतलब ये पहला वाला, हाँ या नहीं, इसको यहाँ पे उठा देता हूँ, इसका स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये और एक प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी का डिटेल आप लोगों को पता करना है तो फिर हम लोगों का जो सेलिना बुक है उसी में शायद पेज नंबर 218 में ये जो थ्योरम है, क्या थ्योरम कहता है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होगा करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के साथ बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे बात आता है, ये भी ले सकते थे ये भी ले सकते थे, बट पी क्यू एंड पी एस गिवन है इसलिए मैंने ये वाला को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या कर सकता हूँ मैं, पी क्यू का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख लो 5 बाय पी एस हमारा 2 है, पूरा कर लो एक साथ हो जाएगा 25 बाय 4 हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी। अब आप बोलोगे कि सर पी एस टी तो नहीं दिया है, क्या दिया है, पी क्यू आर के साथ
SRQT दिया है। अगर पूरा ट्रायंगल का एरिया है 25 एंड उसमें ये छोटा सा इसका है 4, तो इसका कितना होगा? इसका 21 होगा। समझ में आया? अगर ये पूरा ट्रायंगल का एरिया है 25 के बराबर एंड ये छोटा सा वाला जो ट्रायंगल है इसका है 4, तो ये भाई साहब हो जाएंगे हमारा 21। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं इसका जो एरिया होगा कितना होगा? पहले पी क्यू आर का कितना होता है? पी क्यू आर का 25 होगा बाय SRQT। ये जो SRQT अभी हमने डिस्कस किया ये हो जाता है 4, तो ये हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा कितना? बोल रहा हूँ 25, लिख रहा हूँ 21। ठीक है। पी क्यू आर कितना? पी क्यू आर 25 है। पी क्यू आर 20, यार क्यों बार बार 1 आ जाता है? पी क्यू आर 25 है एंड SRQT ये हो जाएगा हमारा 25 से ये 4 को अगर हटा देंगे ये हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा हमारा बीट नंबर 2 का सीधा साधा आंसर। ठीक है, समझ में आया? ये प्रॉपर्टीज़ क्यों लिखा था मैंने? इसलिए कि इसको हटा सकूं एंड जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। क्लियर? अब हो गया हमारा नंबर 6 का बीट 1। फिर से बोर्ड थोड़ा क्लियर कर देंगे, फिर करेंगे बीट 2। बीट 2 का क्वेश्चन जीपी से है। जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें जो पहला टर्म है दैट इज़ 3, लास्ट टर्म है 96, कॉमन रेशियो है 2। क्या निकालना है हमें? हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है एंड सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। क्लियर? अगर क्वेश्चन जीपी में है तो जीपी का सीधा फार्मूला हम लगा देंगे। अगर ये हमारा लास्ट टर्म है तो हम इसको nth टर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? nth टर्म ये है b। अगर हमारा लास्ट टर्म 96 तो मैं इसको nth टर्म भी बोल सकता हूँ। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है उसको सीधा लगा देंगे, a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 96। ये है सीधा फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ a जीपी। a हमारा दिया गया है, a कितना है? a 3 है, r 2 है, लिख लो 3, r यहाँ पे 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 96। ओके, इक्वल्स टू 96। अब क्या करोगे? ये 3 उस तरफ ले जाओ, 2 टू द पावर n माइनस 1, 96/3 हो जाएगा हमारा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। सीधा डिवाइड कर रहा हूँ, 96/3 32। अब फिर से 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5। एंड दोनों का बेस अगर सेम है तो दोनों की एक्सपोनेंट भी सेम होगा। n माइनस 1 इक्वल्स टू 5, दिस इक्वल्स टू n इक्वल्स टू, मतलब दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 6। हो गया कितने टर्म? टोटल 6 टर्म है। पहला बिट का आंसर आ गया। अब बिट 2, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू Sn। ओके, यहाँ पे Sn मतलब 6 टर्म्स है, तो पहले फार्मूला लिख देंगे, फिर n के बदले 6 लगा के क्या करेंगे? आंसर को निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स क्या फार्मूला कहता है? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। जब n की वैल्यू 6 है, मतलब टोटल 6 टर्म्स का निकालना है, तो S6 कर लो। यहाँ a हमारा 3 है, शायद देख लो कहीं गलत ना हो जाए, 3। ओके, r कितना? r है 2 टू द पावर n 6 माइनस 1 बाय r माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1। अब 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 2 टू द पावर 6 माइनस 1, तो ये नीचे जो है 2 माइनस 1 ये तो कट जाएगा। 2 टू द पावर 5 होता था 30 से 32, ये हो जाएगा हमारा 64 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 है, लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 इंटू 63, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो 189 हो जाता है हमारा फाइनल आंसर, जो हमें
चाहिए था, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड बिट के पास। उसके लिए फिर से थोड़ा साफ सफाई एंड सीधा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है, पिक्चर के साथ क्वेश्चन भी रेडी है। क्वेश्चन कहता है ये एक हेमिस्फेरिकल एंड कोनिकल होल स्कूप्ड आउट कर दिया गया है एक सॉलिड वुडन सिलेंडर से, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये एक वुड से बना हुआ सिलेंडर है एंड इससे ऊपर की तरफ से एक कोन निकल दिया गया, नीचे की तरफ से एक हेमिस्फेरिकल वुडन पीस को निकल दिया गया है। बट बाकी जो बच जाता है, बाकी कितना बच जाएगा, जितना भी बच जाएगा उसी का वॉल्यूम बोल रहा है। तो सीधा अगर ये कोन से ये दोनों को निकाल रहे हैं हम, तो सेम प्रोसेस ये कोन की वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम भी निकाल देंगे, इसका वॉल्यूम भी निकाल देंगे, या फिर ये दोनों का वॉल्यूम को ऐड करके कोन की वॉल्यूम से हटा देते हैं। क्लियर? इसके लिए क्या करना है हमें? इसके लिए हमें सिर्फ फार्मूला का इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं। फार्मूला कहता है ये जो कोन होता है, क्या कहता है कि जो कोन होता है, कोन कहता है मेरा जो वॉल्यूम होता है, क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच भी दिया गया है 7। ठीक है, एंड कोन का जो वॉल्यूम होता है ये कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब थोड़ा बता दूं, यहाँ पे भी एक एच है, मतलब कोन का एच, ये भी एच, दोनों एच अलग अलग है। इसलिए एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग यहाँ पे मेंशन कर लेना, ये एच को बड़ा एच करना, इस एच को छोटा एच करना। ठीक है, ये जो एच है ये हो जाएगा बड़ा वाला एच एंड ये छोटा वाला, ताकि सॉल्यूशन करते टाइम कोई इशूज नहीं आएगा। ठीक है, अब छोटा वाला एच रेडी है एंड ये जो हेमिस्फेरिकल है इसको भी हटाएंगे। बट मैं क्या कर रहा हूँ, कोन की वॉल्यूम से, सॉरी सिलेंडर की वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है उसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और एक बात, सबका आर एक है, इसका भी 3, इसका भी 3, ये पूरा सिलेंडर का भी 3, इसलिए आर सेम रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आर 3, 3 तीनों का 3 फिगर यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, एक पूरा सिलेंडर, दूसरा कोन, तीसरा हेमिस्फीयर। तीनों का आर सेम है बट एच डिफरेंट है, इसलिए जो पूरा सिलेंडर था उसका एच मैंने कैपिटल लिया, जो छोटा सा कोन है इसका एच को मैंने एच ले लिया। क्लियर? अब वैल्यू लगाते हैं। पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22/7, आर हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर इनटू एच कितना, एच भी 3 है, अच्छी बात है, माइनस 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर 3 का स्क्वायर है, यार एच 7 है यहाँ पे, ये बड़े वाला, ये किसकी बात कर रहा है, ये हमारा सिलेंडर की बात कर रहा है ना, वही फिर से गलत होने वाला था। तो ये हो जाएगा 7 एंड यहाँ पे जो एच है ये है 3 प्लस 2/3 पाई 22/7 इंटू आर का क्यूब, आर है हमारा 3 का क्यूब। ठीक है, अब थोड़ा कॉमन ले जाएंगे। क्या कॉमन ले जाते हैं, यहाँ पे 22/7 है, 3 का स्क्वायर है, 22/7 है, 3 का स्क्वायर है, 22/7 है, 3 का क्यूब है। तो सबके पास क्या प्रेजेंट है, 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर सबके पास है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाता है 7 माइनस, ब्रैकेट चेंज कर लो क्या है कि नीचे और एक ब्रैकेट, मतलब अंदर और एक ब्रैकेट आएगा। 22/7 3 स्क्वायर चला गया, 7 है, माइनस यहाँ पे आता है 1/3 इंटू ये एक 3 का स्क्वायर चला गया है और एक 3 है यहाँ पे। ठीक है, प्लस 22/7 जा चुका है, 2/3 बचा है इंटू एक 3 यहाँ पे बचा है, 3 का स्क्वायर जा चुका है। क्लियर? नहीं तो यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो आराम से, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सबके पास है, सबके पास पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसे अच्छा लगेगा वैसे ही करना, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
एक काम करते हैं, नहीं तो सीधा पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले जाते हैं, ईजी होगा। क्या करें, चलो रहने दो क्योंकि ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया। ओके, फिर से टाइम वेस्ट होगा। तो 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9 है, इंटू 7 माइनस ये 3 कैंसिल 1, ये 3 कैंसिल 1 + 2, 22/7 इंटू 9 इंटू 7 माइनस 1 + 2 कितना होता है 3 होता है, तो 7 - 3 हो जाएगा 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 22 इंटू 9 इंटू 4 बाय कितना 7। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 100। ये डेसिमल में आएगा, कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा। क्या करें, डेसिमल में आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा, नीचे 7 है प्राइम नंबर, तो कैसे भी करके इसको कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से कितना आ जाएगा आंसर 113 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो पॉइंट को छोड़ देते हैं, सिर्फ 113 को साथ लेके चलेंगे। ये सोल्यूशन आप लोगों के काम है। ओके, 22 4 × 88 इंटू 9 करेंगे, फिर से बाई 7 करेंगे, नहीं तो 22/7 को 3.14 करके ये दोनों के साथ इंटू भी कर लो, जैसे भी कर लो, डेसिमल में कुछ आएगा, ठीक है। एंड 113 पॉइंट समथिंग आएगा, बट हम डेसिमल को अगर हटा देते हैं आंसर हो जाएगा हमारा 113, ठीक है। तो ये था आज का सेक्शन जिसमें हमने 2 क्वेश्चन को डिस्कशन किया, एंड नेक्स्ट क्लास में और 2 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। होप क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।